यूं ही नहीं होती हाथ के लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ के लकीरों के आगे उंगलियां। कहा जाता है कि रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नमस्कार, रेडियो बिहार के सुबेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आपको बता दें, आज का हमारा विषय है मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के कितने अवसर हैं और किस तरह से पढ़ाई करके वो मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा, जो IGIMS के उपनिदेशक है और क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के प्रोफेसर एवं चीफ है, साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप हमारे विशेषज्ञ से करना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 और अब बिना विलंब किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके पास आएंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में अगर छात्र छात्राओं को रोजगार पाना है तो उन्हें पढ़ाई की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए, तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, जैसा हम लोग हमारी जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, करीब करीब जब हम लोग 10th क्लास कर रहे होते हैं तब तक हमारी अभिरुचि डेवलप कर चुकी होती है कि हम या तो मैथमेटिक्स के साइड में जा रहे हैं या आर्ट्स के साइड में जा रहे हैं या फिर बायोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो अमूमन उसी समय हम लोगों को पता हो जाना चाहिए कि हमारा जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है वो क्या है, और फिर हमको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जब आप 12th कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव जब कॉम्पिटिशन्स को फेस कर रहे हों तब तक आपका प्रिपरेशन पूरा हो और आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने दिखाई पड़ रहा हो कि अगर हमको इस क्षेत्र में जाना है तो किस किस विषय में हमको बेहतर करना है, किन किन दिशाओं में हम जा सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंडली मूव करने में कई बार मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये टॉपिक डिमांडिंग टॉपिक है जी। जीवन पर्यंत आपको बहुत मेहनत करनी है इस डिपार्टमेंट में, तो आपके मन में ये बहुत संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और बायोलॉजी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। 10th के अराउंड आपको तैयारी शुरुआत कर देनी चाहिए जी। अगला सवाल हमारा ये है कि अच्छे संस्थान में रोजगार पाने के लिए अच्छे संस्थान से पढ़ाई कितना जरूरी है? नहीं, देखिए, अच्छे संस्थान का मतलब बहुत सारा तात्पर्य होता है जी। अच्छे संस्थान के जो अगर गुण को देखा जाए तो वहाँ का जो एजुकेशनल वैल्यू होता है और उसके जो कल्चर्स होते हैं वो आपको एक तरीके से कंप्लीट करते हैं जी। और इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि उन संस्थानों से पढ़ करके जब आप निकलते हैं तो वो वैल्यूज को इनकलकेट करके सामने लाते हैं और तब आप समाज में जाते हैं तो आप शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को समाज में पेश कर पाते हैं, समाज के काम भी बहुत अच्छे से आ पाते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं बोलूँगा कि जो अच्छे संस्थान हैं उससे पढ़ाई करने में हमेशा फ़ायदा होता है जी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के मौके कहाँ कहाँ हैं? देखिए, मेडिकल एक बड़ा ग्रॉस सा सब्जेक्ट है जी। अगर बोलें तो अगर बेसिक लेवल्स पे जाएं तो आज के दिन में होम केयर गिवर्स भी हो रहे हैं, वो भी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और उनको भी पढ़ाई विषय के बारे में जानकारी होती है कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नर्सिंग्स है, वहाँ पर नर्सिंग्स में बहुत ही बड़ा एक स्कोप दिखाई पड़ रहा है आने वाले दिनों में, जहाँ पर कि बहुत सारे पैरामेडिकल्स और नर्सिंग के हमारे लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। फिर उसके बाद कोर्स सब्जेक्ट आता है कि आप जब डॉक्टर बनते हैं या डेंटिस्ट बनते हैं, और डॉक्टर में भी जब MBBS कर लेते हैं तो आपकी जो अभिरुचि होती है कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो अवसर अनेकों अनेक हैं। इसके अलावा भी अगर आप IT सेक्टर से हैं तो आज के दिन में धीरे धीरे हम देखेंगे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसी एक सब्जेक्ट होती है जो ट्रांसक्रिप्ट करता है आपके प्रिस्क्रिप्शंस को जी। पश्चिम में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यही बोलूँगा कि मेडिकल में आज के दिनों में बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटी है
ज़रूरत है कि आपको पहचानना, अपनी क्षमता को पहचानना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं पैरामेडिक्स में जाना चाहता हूँ, या मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में जाना चाहता हूँ, और अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी, डिसाइड आपको करना होगा। बिल्कुल आपको जी। बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहते हैं ताकि उनके पास भी अगर कोई सवाल है तो हमारे विशेषज्ञ से वो पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं 18003456 171। सर, बहुत लोगों की मन की धारणा ये है, या फिर कहे कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, जैसा देखने को मिलता है, कि अगर मेडिकल की पढ़ाई पूरी होती है और मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो डॉक्टर ही बन सकते हैं। यही मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में भी बताया कि पहले तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा कि क्या हम उसके लायक काबिल हैं कि नहीं है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं कि नहीं। जी। सामान्य तौर पे हर एक मनुष्य में ये क्षमता होती है कि वो स्काई इज़ द लिमिट को टच कर सके, आसमान को छूने की उसमें क्षमता होती है। लेकिन तब भी आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरी अभिरुचि कहाँ है और क्या मैं उसके लायक हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई कर करके डॉक्टर बन सकता हूँ। वो तो बेस्ट पार्ट है कि डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज के दिन में डॉक्टर ही इस पूरे जो चिकित्सा क्षेत्र को नहीं चला रहा है। डॉक्टरी तो सिर्फ उसका कुछ परसेंटेज है, उसका जो मेजर परसेंटेज है वो हमारे जो पैरामेडिक्स चला रहे हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स चला रही हैं, जो हॉस्पिटल मैनेजर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। आज के दिन में ये एक सिर्फ चिकित्सा नहीं रह गया है, इसमें मानवीय संवेदनाओं के साथ आप एक सर्विस को ऐड कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बृहद सा एक सब्जेक्ट हो गया है। तो आपको पहचानना है और आपकी चॉइस होगी और अकॉर्डिंगली आप मूव कर सकते हैं। आज सरकार ने भी अपने लेवल पे बहुत सारी चिकित्सकीय संस्थान खोली हैं, पैरामेडिक्स के जो संस्थान है उसको खोला है, ताकि आने वाले दिनों में ये जो रिक्वायरमेंट है पूरे देश की वो उसको फुलफिल किया जा सके। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर टॉप पर एक चिकित्सक है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती है, और वो ट्रायंगल नीचे में चौड़ा होता जाता है। तो आपको एक चिकित्सक के लिए हो सकता है कि 3, 4, 5 नर्सेस स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़े, उसके साथ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस की जरूरत पड़े, उसके साथ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े, उसको सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत, तो एक पूरा का पूरा एक इकोनॉमी खड़ा होता है उसके साथ। जी। वर्तमान समय की अगर बात करें, पहले की ना करके वर्तमान समय की बात करें, तो मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर बढ़ गए हैं? देखिए, ये जरूर बोलूँगा कि पहले मेडिकल जो साइंस है वो कोर सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब ये हमेशा रहेगा और इसमें ग्रोथ हमेशा रहेगा। आज सर, भी इस पे चर्चा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोई फोन लाइन पे हमारे साथ प्रतिभागी जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नेहा कुमारी है जी। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। पैरामेडिकल का घर बैठे कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है तो प्लीज बताइएगा। जी, पैरामेडिकल में ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए, पैरामेडिक्स का मतलब अगर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए तो जरूर प्रिपरेशन कराया जाता है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कि नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, या टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग होती है, ओटी टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस होते हैं, ये कोर्स रिक्वायर करता है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट हो। इसमें आप जब तक वहाँ पर नहीं फिजिकली प्रेजेंट होंगे तब तक शायद आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक मैकेनिकल नहीं है, ये एक ह्यूमन साइंस के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ आपको वर्क करने का एडेप्टेशन करना है। तो आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है वो जब तक आप वहाँ पर नहीं रहेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत सारे लोग ट्रेन करते हैं, लेकिन एक बार आपका एंट्रेंस हो गया तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी। पिछले सवाल पे हम चर्चा कंटिन्यू रखेंगे कि वर्तमान समय की बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर कितने बढ़ गए हैं? देखिए, 2 साल जो पिछला 2 साल था वो बहुत चैलेंजिंग था हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए था। और शायद इसने हम लोगों को समझाया
कि हेल्थ को हम लोगों ने जितना नेग्लेक्ट किया है वो ज़रूरत नहीं थी, उसको हमको और बहुत फोरफ्रंट में लाना पड़ेगा। और बहुत खुशी भी है कि गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया है, और उसके साथ जब हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम जिले पे, ग्राम स्तर पे या फिर जो ब्लॉक स्तर है उसके हॉस्पिटल्स को तैयार कर रहे हैं, फिर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपने कॉन्सेप्ट में और अपने जो श्वेत पत्र होता है उसमें बोला हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक मेडिकल कॉलेज में हजारों जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो मैं श्योर हूं कि आने वाले नेक्स्ट 10 इयर्स मेडिकल साइंस का ईयर है, जहां पर कि जॉब अपॉर्चुनिटी प्लेंटी में होगा। जो भी अच्छे तरीके से ट्रेन होगा उसको अच्छा जॉब मिलेगा, उनकी रोजी रोटी भी चलेगी और वो मानवता की सेवा भी कर पाएंगे। रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं। जी, क्या लगता है पहले की तुलना में अगर अभी की बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार पाना आसान है या फिर मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, ये मुश्किल नहीं होता जा रहा है, ये आसान होता जा रहा है जी। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोलना चाहूंगा कि अब हमारी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो रिग्रेस होगी जी। और शायद हम लोग क्वालिटी को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार हम लोग क्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं। तो ये आसान तो होगा, लेकिन आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और उच्चतम स्तर की दक्षता हासिल करनी पड़ेगी जी। अगला सवाल सर ये है कि सरकारी डॉक्टर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए, डॉक्टर तो कोई भी सरकारी बन सकता है। सरकार के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हेल्थ जो है वो सब्जेक्ट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और सरकार ही उसके विषय में सोचती है। आपको मैंने बताया भी कि आज के दिन में ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे मेडिकल कॉलेजेस आने की बात हो रही है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है। अब है कि आपको चुनना पड़ेगा कि किस लेवल पे जाकर के काम करते हैं। हमें मेडिकल ग्रेजुएट्स की भी जरूरत है, MBBS की भी जरूरत है, हमें सुपर स्पेशलाइज्ड लोगों की भी जरूरत है, हमें स्पेशलाइज्ड लोगों की भी जरूरत है। तो हर एक लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, और जो काम करने का जो ढर्रा है, काम करने का जो वातावरण है, वो गवर्नमेंट में भी आज बहुत इंप्रूव कर चुका है। जो पहले हम लोग सोचते थे कि गांव में जगह नहीं मिलेगा, सब पेड़ के नीचे बैठ करके डॉक्टरी कर रहा है, अब वो दिन जा चुके हैं जी। सरकार ने हर एक जगह व्यवस्था की है और आपको अच्छे तरीके से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट BPSC के थ्रू या फिर विभिन्न जो बोर्ड हैं उनके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट कर रही है। आप कर सकते हैं। जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको आना चाहिए सरकारी क्षेत्र में और आ कर करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। नेचुरल कोर्स में उनको अगर कभी लगता है कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में आने वाले दिनों में जाना है, तब भी वो मानवता की ही सेवा कर रहे होंगे जी। लेकिन हाँ, सरकारी क्षेत्र में रह कर करके जो आप गरीबों की सेवा कर रहे होते हैं, वो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। उसके लिए सर यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि योग्यता क्या हो। योग्यता आप MBBS लेवल पे भी इंटर कर सकते हैं जी। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी इंटर कर सकते हैं, आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं तब भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन उनका दायरा अलग है। जैसे हमें मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं, MBBS के जो डॉक्टर्स हैं, या फिर जिन्होंने BDS किया हुआ है या जिन्होंने BAMS किया हुआ है, उनको शायद जो स्थानीय स्तर है, जहाँ पर ब्लॉक स्तर है या फिर जिला स्तर है, उस पर उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको जो बड़े अस्पताल हैं सरकार के द्वारा खोले गए हैं, उनमें उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जी। चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहते हैं ताकि उनके पास अगर कोई सवाल हो तो वो हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से नंबर बता देते हैं 18003456 171। सर, अगला सवाल ये है कि मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए मेडिकल का कोर्स कितना जरूरी है? मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार, वही हमारी जो चर्चा चल रही है जी। कि मेडिकल का क्षेत्र पुनः हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि कोर जो लोग डॉक्टर्स हैं और फिर उसके बाद पैरामेडिक्स आते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ आते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप प्योरली मेडिकल साइंस MBBS करेंगे तभी होगा। आप नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और नर्सिंग के थ्रू आप आज के दिन में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं। आप अगर बहुत सारे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे टेक्नोलॉजिस्ट के कोर्सेज हैं, परफ्यूजनिस्ट के कोर्सेज हैं, या फिर आपको ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस हैं, OT टेक्नीशियंस हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस हैं, ये सारे लोग हमारे जो पूरा का पूरा एक ताना बाना है उसके बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
जी। और इनके बगैर जो मेडिकल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स कर सकता है। तो आप ये सारे सब्जेक्ट भी लेकर करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के पश्चात आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट में भी अच्छे अच्छे जगहों पर आपका जॉब सुनिश्चित होता है और जीवन यापन भी बहुत अच्छे से होता है और आपको एक सुखद अनुभूति तो होती ही है कि हम चलो मैं मानवता की सेवा कर रहे हैं जी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है जी। सर अगला सवाल हमारा यही है कि सरकार की तरफ से जैसे हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलती है तो मेडिकल के क्षेत्र में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में है? हमेशा वैकेंसी निकलती है। अगर हम अपनी सिर्फ सरकार की बात करें और बिहार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमें लगता है कि चिकित्सकों की भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जो बिहार टेक्निकल सर्विसेज के थ्रू आया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो फैकल्टीज अपॉइंट होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में उनके लिए भी आया, हजारों पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स के आए जी। उसी तरीके से टेक्नीशियंस के हजारों पोस्ट आए। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पूरे मुहिम में लगी हुई है कि अपॉइंट कर करके इनकी सेवाओं को हम लोगों तक पहुंचा सकें और जो हमारी जो सिस्टम है डिलीवरी सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट्स को हेल्थ केयर डिलीवरी करते हैं वो सुदृढ़ करें। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जी। अभी। सर अभी आपने नर्सिंग ऑफिसर का जिक्र किया, हम जानना चाहेंगे वो क्या है और किस तरह से काम करना होता है उसमें। देखिए नर्सिंग ऑफिसर का मतलब होता है आपने किसी भी बड़े अस्पताल में आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी जो नर्सेज होती हैं या नर्स बॉयज जो होते हैं जो वो लोग हेल्प कर रहे होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शंस डिलीवर होता है या जो प्रिस्क्रिप्शंस राइट डाउन होता है उसको पेशेंट को डिलीवर करने में या प्रिपरेशन करने में। तो इसके लिए अलग अलग लेवल की पढ़ाई होती है। एक जीएनएम की पढ़ाई होती है और फिर इसमें ग्रेजुएशंस भी होता है जी। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप इसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज और ओपन होती हैं। अगर आप चाहें ग्रेजुएट हो गए या जीएनएम पढ़ा तो जीएनएम पढ़ने के बाद आप ग्रेजुएशंस भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशंस कर करके आप बड़े अस्पतालों में जा सकते हैं और आपके जो सैलरी होती है स्ट्रक्चर वो हायर होती है जी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद आप किसी टीचिंग जॉब में जाता है तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप उससे ऊपर की पढ़ाई करते हैं तो किसी नर्सिंग कॉलेज में एंटर कर सकते हैं एज ए फैकल्टी या नर्सिंग कॉलेज में आप प्रिंसिपल के लेवल तक भी जा सकते हैं और आप फिर वो टीचिंग जॉब में चले जाते हैं। आप वो नर्सिंग ऑफिसर्स के क्रिएटर बन जाते हैं जी। तो हर एक लेवल पे आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर। बिल्कुल सर, आपने जीएनएम का जिक्र किया तो हम जानना चाहेंगे एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है। देखिए एएनएम और जीएनएम में कोई खास फर्क नहीं होता है, ये एक नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस होता है लेकिन इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो 12th का रिक्वायरमेंट होता है कि ग्रेजुएशंस के बाद होता है और इसकी अवधि सामान्य तौर पे 2 साल की होती है। जो एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई होती है उसकी 2 इयर्स की होती है। जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स हैं वो 3 इयर्स के होते हैं और उनमें आज के दिन में मेडिकल साइंस में खास करके जो भी हम लोग ग्रेजुएशन कोर्सेज करा रहे हैं उसमें इंटर्नशिप भी ऐड हो गया है आज के दिन में। तो 1 साल आपको इंटर्नशिप में भी लगाना पड़ता है तो कुल मिलाकर के वहां पर आप 4 साल अपना लगा रहे होते हैं। दोनों के लिए रोजगार के अवसर किस तरह से है? दोनों के रोजगार अवसर सरकार में भी, सरकारी क्षेत्र में भी हैं और जो प्राइवेट क्षेत्र है उसमें भी है जी। और आप किसी भी बड़े अस्पताल में आपकी रोजगार की संभावना बनती है। सर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहते हैं ताकि उनके पास अगर कोई सवाल हो तो वो हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171 सर अगला सवाल ये है कि एमडी कौन सी डिग्री होती है और इसको करने के बाद रोजगार कैसे मिलता है? देखिए हम लोग पहले यूजुअली एमबीबीएस करते हैं जी। और एमबीबीएस करने के बाद हम लोग फिर से एक कंपटीशन को फेस करते हैं और कंपटीशन के थ्रू हमें अलॉटमेंट होता है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की जो डिग्रियां होती हैं जिसको हम लोग ब्रॉड स्पेशलिटी बोलते हैं। तो ब्रॉड स्पेशलिटी का मतलब होता है कि आपने एक स्पेशलिटी को चूज किया, जैसे आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं या फिर ईएनटी के विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो जो एमडी का जो डिग्री होता है वो यूजुअली मेडिसिन साइड वालों को मिल रहा होता है और एमएस की जो डिग्री होती है वो सर्जिकल साइड वाले लोगों को मिल रही होती है, मास्टर्स ऑफ सर्जरी जिसको बोलते हैं। और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्षेत्रों में जो सुपर स्पेशलाइजेशन आया है वहां पर एमसीएच या डीएम के कोर्सेज आते हैं। तो आप जब डीएम करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक ऑर्गन के विषय में आप महारथी हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये समझाऊं कि जब हम एमबीबीएस पढ़ रहे थे तो हमने पूरे शरीर के बारे में पढ़ा। जब हम एमडी करेंगे तो हम
शायद मेडिसिन कर रहे होंगे तो पूरे शरीर के बारे में, सारे अंगों के बारे में पढ़ रहे होंगे। जी सर, यहाँ पे आपको रुकना चाहूँगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल बताएं। ये आईएएस होने के लिए 10वीं के बाद कौन सा कोर्स देना पड़ता है? जी एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। 10वीं के बाद आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। 10वीं के बाद जी आईएएस हाँ आईएएस होने के लिए कौन सा परीक्षा देना पड़ेगा? आपका जो सवाल है वो क्या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है? हाँ। हेलो हेलो। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं जी कि अगर 10वीं के बाद हम अगर मेडिकल करते हैं जी तो क्या हम आईएएस बन सकते हैं कि नहीं? तो आपके खुद के राज्य में बहुत सारे आईएएस ऐसे हैं जो कि अपने समय पे मेडिकल की पढ़ाई की, उन्होंने स्पेशलाइजेशंस किया और स्पेशलाइजेशन करने के बाद आईएएस की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर करके वो आज बिहार सरकार में उसकी सेवाएं दे रहे हैं। जी तो आप इस सब्जेक्ट के थ्रू वो भी जा सकते हैं। देखिए, आईएएस बनने के लिए सामान्य तौर पे ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। तो आप या तो मेडिकल ग्रेजुएट हो या आर्ट्स के ग्रेजुएट हो, कोई भी उसको एग्जाम को टेकअप कर सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी होती है। जी सर, मेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जहां मेडिकल की पढ़ाई किए बगैर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? ये जो जॉब्स हैं वो खास कर के जो टेक्नोलॉजी के पार्ट के लोग हैं उनके लिए है। जी किसी भी अस्पताल को, मैं फिर से उसको समझाता हूँ कि जो आज के दिन में एक हॉस्पिटल है वो एक डिलीवरी सिस्टम है जहां पर सिर्फ चिकित्सक या नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत नहीं होती है। जी। उसको डिलीवर करने के लिए आपको रिसेप्शन की जरूरत होती है, आपको जो प्रिस्क्रिप्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं उनकी जरूरत होती है, जो प्रिस्क्रिप्शंस राइटिंग हो रहा है उसको ट्रांसक्रिप्ट उसका क्रिएट किया जाता है और तब आपको जा कर करके एक प्रिस्क्रिप्शंस पेशेंट के हाथ में आता है। जी। तो आपका डिफरेंट लेवल पे भी जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर और हार्ड से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस में काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो मैनेजमेंट के थ्रू आ रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या फिर जो होटल मैनेजमेंट सीख करके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आ रहे हैं, आज उनकी भी जरूरत है। क्योंकि हॉस्पिटल्स को साफ सुथरा रखना, हॉस्पिटल्स को एक प्रिपेयर्ड करना ताकि एक कंजीनियल हेल्दी एटमॉस्फेयर पेशेंट को मिले ताकि वो जल्दी ठीक हो, इन सब चीज़ों के लिए भी आज के दिनों में रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जी। तो आज जितने भी बड़े अस्पताल आ रहे हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि केयर गिवर्स भी रहते हैं और केयर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल मैनेजर्स भी होते हैं। जी। उसी तरीके से हाउस कीपिंग जो एक पार्ट होता है वो भी होता है। जी। ताकि आपका जो हॉस्पिटल है, जो बेड्स हैं, जो रूम्स हैं, वो प्रॉपर रहे। जी। तो ये हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज है वहां पर आज के दिन। जी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कार्य करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? नहीं, अब चूंकि अगर कोई एमबीबीएस किया है तो उसको एक सामान्य जानकारी हो जाती है और कई बार वो जो आपका जो बैकग्राउंड होता है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो वो आपको सहूलियत दे रहा होता है। जी। आप ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस किए हुए ही लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं। आज के दिन में नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। जी। इसमें रोजगार की संभावनाएं कितनी हैं? हर एक जगह पे है। जी। आज के दिन में तो सरकारी क्षेत्र में भी हॉस्पिटल मैनेजर की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा सा विस्तार से सर जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि हमने एक हॉस्पिटल को एक कॉन्सेप्ट आया, तो हॉस्पिटल को चलाने के लिए जैसे मैं एक चिकित्सक हूं तो मेरा जो प्राइमरी काम होता है वो होता है चिकित्सा प्रोवाइड करना। इवैल्यूएशन होता है पेशेंट का और उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शंस और उसके बारे में। लेकिन ये जो डिलीवरी सिस्टम्स होती हैं, जो सर्विसेज डिलीवर हो रहा है, वो कैसे प्रॉपरली डिलीवर हो पेशेंट को, कम से कम समय में डिलीवर हो पेशेंट्स को, कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, ये सब कौन डिनोट करता है या कौन डिसाइड करता है? ये हमारे हॉस्पिटल मैनेजर्स करते हैं जो कि ये सिस्टम को चला रहे होते हैं ताकि मरीज जो अंदर आ रहा है उसको एक प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट हो और कम से कम समय में अस्पताल के अंदर उसको बेहतर से बेहतर चिकित्सा मिले और वो ठीक होकर के घर जाए।
तो ये हॉस्पिटल मैनेजर का एक पोस्ट जो होता है और मैनेजमेंट का जो पोस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के दिन में। जी, मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ा और अच्छा कोर्स कौन सा है जिससे अच्छा रोजगार मिल सकता है? देखिए, अब तो मैं तो चिकित्सक हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मानूंगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सबसे अच्छा है। लेकिन आज के दिन में हर एक जो विभाग हैं वो ग्रो कर गए हैं। पहले के दिनों में जिन विभागों को हम लोग कभी माना करते थे कि वो पीछे रह गए हैं, आज के दिन में वो सारे के सारे विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करीब करीब हर एक विभाग में चेंज हो रहा है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम जो पैरामेडिक जो सब्जेक्ट्स हैं, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। जी। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में पेशेंट्स के आते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो हर एक लोगों की अभिरुचि होती है। हम तो सिर्फ यही बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो भी चूज करता है वो सब्जेक्ट उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे साथ नेत्र विशेषज्ञ बना रहना वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। हो सकता है प्लेस चेंज हो जाए मेरा। जी। मेडिकल में कौन सा कोर्स है जिसे करने पर रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं? देखिए, इधर की ओर जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो डिलीवरी सिस्टम्स में हुआ है या फिर कोरोना पोस्ट कोरोना जो हुआ है, जी। तो पोस्ट कोरोना आपका जो पैरामेडिकल्स की जो रिक्वायरमेंट है, पहली बार हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि हमें बहुत सारे पैरामेडिकल्स और बहुत ट्रेंड पैरामेडिकल्स स्टाफ की जरूरत होगी अगर हम प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ चिकित्सकों की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से सारे जगह पे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने का एक निश्चय किया हुआ है। लेकिन ये जो पैरामेडिक्स वाला जो पार्ट है, इसमें रिक्वायरमेंट आज के दिन में इनॉर्मस है और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं अगर उस तरफ जाते हैं तो उनको जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, ये निश्चित है। जी। हॉस्पिटल में नर्स की भर्ती कैसे होती है? उसके लिए हर एक जगह पे अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। प्रक्रिया क्या है उसकी पूरी? देख, सरकारी क्षेत्रों में तो सामान्य तौर पे हम लोग जैसे हम अगर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट आता है और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से हम रिक्वायरमेंट मांगते हैं। या तो ग्रेजुएट होता है या फिर GNM होता है, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी। और उस रिक्वायरमेंट पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। कुछ इंटरव्यू होता है, अगर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो कई बार कुछ एक शॉर्ट एग्जामिनेशंस भी हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है और उसके तहत उनका चयन होता है। और लेकिन ये बोलूँगा कि जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आज उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत खुला हुआ है। आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, तो किस तरह से होता है इंटरव्यू अगर नर्स की बात करें तो? नहीं, उनके बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में जाना जाता है। जब भी कभी हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो 2-3 पार्ट हम लोग चेक कर रहे होते हैं। एक उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग किया है, और इसमें फिर आपका जो पहला क्वेश्चन था कि किसी अच्छे संस्थान से आए हुए छात्र की वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाती है। तो आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको चेक किया जाता है। फिर आपके जो नॉलेज है उस नॉलेज को चेक किया जाता है और उस नॉलेज का एप्लीकेशन आप अपने पेशेंट्स में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। जो जितने अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिकल यूज में नॉलेज को ला सकता है उसके चयन की क्षमता उतनी ज्यादा। सर बिल्कुल, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप उन छात्रों के लिए संदेश क्या देना चाहिएगा जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके क्षेत्र में रोजगार पाना चाहते हैं? देखिए, मेडिकल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेडिकल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक रोजगार ही नहीं है, मानवता की सेवा भी है। तो पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप को समझिए कि क्या आप डेडिकेटेड हैं कि नहीं। कोरोना काल में हमारे चिकित्सक, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ्स थे, उन्होंने 72 घंटों तक लगातार पेशेंट्स के साथ रहे हैं, वो भी पीपी किट में। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिक जो दृढ़ता होती है वो कितने स्ट्रांग रहे होंगे। तो आप अपने आप को पहचानिए। लेकिन ये क्षेत्र है जहां पर की अपॉर्चुनिटीज अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आप अगर आते हैं तो आपका वेलकम और बहुत अच्छा आप करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने दर्शकों को ये तमाम जानकारियाँ दी। धन्यवाद जी। तो हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।